अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 15 होम्योस्टेसिस। इस पहले इंट्रोडक्टरी लेक्चर में हम बेसिक कंसेप्ट होम्योस्टेसिस के देखेंगे। क्योंकि ये मुकम्मल तौर पर यह चैप्टर होम्योस्टेसिस के बारे में है, इसलिए अगर इसके बेसिक कंसेप्ट को समझ लिया जाए तो ये चैप्टर कवर करना बहुत ही आसान होगा। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनिज्म के लिहाज से हमारे पास दो किस्म के इन्वायरमेंट हैं, एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है और एक इंटरनल इन्वायरमेंट है। तो जो हमारे पास एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वो मौसम के लिहाज से तब्दील होता रहता है। जैसे मौसम सरमा में हम ठंड महसूस करते हैं और मौसम गर्मा में वही जो माहौल होता है हमारे लिए गर्म महसूस होता है। दूसरा होता है इंटरनल इन्वायरमेंट। हमारे पास ऑर्गेनिज्म की भी दो कैटेगरी हैं, एक होते हैं वार्म ब्लडेड और एक होते हैं कोल्ड ब्लडेड। वार्म ब्लडेड ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से एडजस्ट नहीं कर सकते। उनका इंटरनल इन्वायरमेंट कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट लाइफ। जबकि जो हमारे पास कोल्ड ब्लडेड होते हैं वो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर लेते हैं इन्वायरमेंट के लिहाज से। अगर बात की जाए वार्म ब्लडेड की, तो जो उनका इंटरनल इन्वायरमेंट होता है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ चेंज नहीं होता, लेकिन इसीलिए उनको एक नैरो रेंज, एक महदूद लिहाज से खुद को मेंटेन करना पड़ता है एक अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए। तो इस लिहाज से हमारे पास एक ऐसा इन्वायरमेंट जो एक ऑर्गेनिज्म के बाहर है, बॉडी जिसके उसके बॉडी के सराउंड कर रहा है जो, तो वो हमारे पास एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। और एक ऐसा इन्वायरमेंट जो किसी ऑर्गेनिज्म के सेल लेवल पे उस सेल को सराउंड करता है वो हमारे पास इंटरनल इन्वायरमेंट है। तो इस तरह हमारे पास दो कैटेगरी हैं एनवायरमेंट की। जो हमारे पास टर्म होम्योस्टेसिस है वो ग्रीक वर्ड होम्यो और स्टेसिस से मिलकर बनी है। होम्यो का मतलब एक जैसा, सिमिलर है, स्टेसिस का मतलब स्टेबल। तो हम डिफाइन करेंगे होम्योस्टेसिस को कि प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ अ बॉडी फ्रॉम हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशन इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, के जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के इंटरनल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना। किस चीज से? जब कोई एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर कोई नुकसानदेह चीज हो या वो इंसान के ऊपर एक्ट करे। तो होम्योस्टेसिस का मतलब ये नहीं है कि हम बॉडी फंक्शन को किसी कांस्टेंट रेट पर रखें, बल्कि इसका मकसद है कि हम एक नैरो रेंज, किसी एक हद तक उसके अंदर तब्दीली लाएं। जैसा कि अगर इंसानी बॉडी टेम्परेचर देखा जाए तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन ये रेंज करता है बिटवीन 36 to 37 एंड सम टाइम एट अ स्पेशल केस इट मे लीड टू 38 डिग्री सेंटीग्रेड। 37 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल्स टू 98 फ़ारेनहाइट रेट, जिसको हम अक्सर थर्मोमीटर से मेजर करते हैं। जब इंसान को फीवर हो जाए, बुखार हो जाए, तो उसका टेम्परेचर हम देखते हैं नॉर्मली 101, 102, 103 इस तरह की रेंज में आता है। तो वो थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर जाता है किसी भी बीमारी की सूरत में। हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट के कुछ सेंसिटिव कंपोनेंट्स हैं जो कि इफेक्ट होते हैं जब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कोई ना कोई तब्दीली आती है। तो वो तीन कंपोनेंट हैं हमारे पास। ये तीन कंपोनेंट इंक्लूड करते हैं वाटर, सॉल्यूट्स एंड टेम्परेचर। वाटर जो इंसानी बॉडी के अंदर होता है, टेम्परेचर वो जो बाहर से फील करता है और जो हमारे इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है। सोल्यूट यहाँ हमारे पास ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक आयंस भी आ सकते हैं और दूसरे इंटरस्टिशियल फ्लूइड वगैरह, ब्लड इसमें शामिल है। लेकिन इन तमाम एक्टिविटीज को मैनेज करने के लिए हमें एक सिस्टम रिक्वायर होता है जिसे हम कंट्रोल सिस्टम कहते हैं।
अगर हम पानी की बात करें, वाटर को एज एग्जाम्पल लें, तो जो हमारे पास कंट्रोल सिस्टम है वो क्या करेगा, वो इसको कंट्रोल करेगा कि कितना जिस्म से पानी बाहर खारिज होना है, कितना जज्ब करना है। अगर कोई एबंडेंट सप्लाई बाहर, या हम फिश की एग्जांपल लें यहाँ पर, तो वो जब पानी में होती है तो ये नहीं है कि सारा पानी उसके जिस्म के अंदर आ जाता है कि बस के अंदर बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं करेंगे इस तरह, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता, बल्कि वो मैनेज करता है कि कैसे स्टेबल रखना है फिश को एक्वेटिक एनवायरनमेंट में। अगर हम ड्राई कंडीशन की बात करें, उसमें एग्जांपल लें प्लांट्स की, तो अगर शॉर्टेज पहले ही होती है वहां पे पानी की, तो मजीद शॉर्टेज से बचने के लिए अक्सर प्लांट जो सहरा रेगिस्तान वगैरह में पाए जाते हैं वो अपने लीव्स को शेड आउट कर देते हैं, शेड ऑफ कर देते हैं कि वो अपने पत्तों को गिरा देते हैं ताकि उनके ऊपर मौजूद स्टोमेटा से उनका ज्यादा पानी ट्रांसपायर ना हो सके, आबी बुखारात बनकर हवा में ना जा सके। तो जो कंट्रोल सिस्टम है इसके तीन मेजर कंपोनेंट हैं, एक हमारे पास रिसेप्टर, दूसरा कंट्रोल सेंटर और तीसरा इफेक्टर शामिल है। अगर हम फिजिकल टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम की बात करें, उसमें हम रेफ्रिजरेटर को एग्जांपल के तौर पर लें, तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो कंट्रोल मैकेनिज्म पाया जाता है, होम्योस्टेसिस वाला पाया जाता है, ये उसी पे काम करता है। इसके पास थर्मोमीटर होता है टेम्परेचर को डिटेक्ट करने के लिए, जो कि रिसेप्टर के तौर पर, रिसेप्टर कहते हैं कोई भी चीज जो रिसीव करती है स्टिमुलाई को, स्टिमुलाई किसी भी किस्म की चेंज को कह सकते हैं जो कि एनवायरनमेंट के अंदर होती हैं। जब टेम्परेचर अपने सेट पॉइंट से थोड़ा सा इंक्रीज कर जाएगा, थर्मोमीटर क्या इसको नोट करेगा, रिसेप्ट कर रहा है, उसको रिसीव कर रहा है और फिर ये सेंड कर देगा सिग्नल को कंट्रोल सेंटर के पास, ताकि वो इसके लिए कोई ना कोई कदम उठा सके, इस पे एक्ट कर सके। जो क्या करेगा, फिर कूलिंग यूनिट्स को ऑन करेगा ताकि टेम्परेचर लो हो सके। जो कूलिंग यूनिट्स है वो इफेक्टर है, वो इफेक्ट कर रहे हैं कि कैसे टेम्परेचर को लो किया जा सके। जो हमारा इंसानी बॉडी है, इंसान की बॉडी है जो, तो वो भी सेम प्रिंसिपल पर वर्क करती है। जब इन्वायरमेंट का टेम्परेचर हाई हो तो उसको कौन महसूस करेगा, स्किन सेल उसको क्या करेंगे, फील करेंगे। तो यहाँ पे स्किन सेल हमारे पास रिसेप्टर के तौर पे काम कर रहे हैं, ये फील करेंगे टेम्परेचर को और सेंड करेंगे सिग्नल ब्रेन, जो कि हमारा कंट्रोल सेंटर है, उसको, जो फिर क्या करेगा, हाइपोथैलेमस ब्रेन का पार्ट है, वो इफेक्टर के तौर पे काम करेगा और वो कूल डाउन कर देगा बॉडी को, ताकि टेम्परेचर को, इंसान के जो अंदर का टेम्परेचर है उसको मेंटेन करे, वो ज्यादा हाई ना हो, क्योंकि उससे फिर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज डिस्ट्रॉय हो सकती हैं। इससे क्या होता है कि अक्सर अगर ज्यादा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाए, तो हमने पढ़ा है पार्ट 1 के अंदर के एंजाइम भी एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे काम करते हैं। अगर ज्यादा टेम्परेचर हो तो वहां पर वो एंजाइम डीनेचर हो जाएंगे, जितने भी हमारे पास एरोबिक एनारोबिक जितने भी प्रोसेस होते हैं वो सब के सब स्टॉप हो जाएंगे। तो इसमें हमने देखा है कि कोई भी स्टिमुलस को हम डिटेक्ट कर रहे हैं, कोई भी तब्दीली आई तो वो हम उसको डिटेक्ट कर रहे हैं और सिग्नल भेज रहे हैं इफेक्टर को, ताकि वो रिस्पॉन्स कर सकें टू कंट्रोल सिस्टम। क्योंकि क्या हुआ, चेंज हमने देखी, कंट्रोल सिस्टम के पास गई और उन्होंने फिर कंट्रोल सिस्टम को जवाब दिया। तो वो किसी भी सूरत में अगर टेम्परेचर ज्यादा था उसको कम किया, कम था तो ज्यादा किया। इस चीज को हम फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। फीडबैक का जो लिटरेरी मतलब है वो भी यही होता है कि अपनी राय देना। बुक में एग्जांपल है कि जो कूलिंग इफेक्टर्स रिस्पांस होता है जब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हीट ज्यादा हो जाए, इस चीज को हम नेगेटिव फीडबैक कहते हैं, क्योंकि ये रेन फोर्स उसके मुखालिफ सेंस में चल रहा है वार्मथ इफेक्ट के। मतलब एक ऐसा इफेक्ट जिसमें क्या बाहर से इफेक्ट ज्यादा था और बॉडी ने इस तरह के एक सिस्टम पैदा किया कि वो उस इफेक्ट को कम कर रही है, वो ज्यादा हो रहा था ये कम कर रही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इस चीज को हम नेगेटिव कहते हैं। अगर कोई चीज क्या कि पहले ज्यादा हो रही हो और हमारे बॉडी फिर ऐसे हार्मोन्स वगैरह पैदा करे जो उस चीज को मजीद बढ़ा दे, फेवर करे, तो उस चीज को हम पॉजिटिव फीडबैक कहते हैं। बुक में इसकी एग्जांपल दी गई है कि अगर बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो हमारा है, तो वो ब्लड टेम्परेचर इंक्रीज होगा, हाइपोथैलेमस के पास मैसेज जाएगा, वो इसको लो कर देगा। टेम्परेचर इंक्रीज हुआ था, उसने लो कर दिया, नेगेटिव है। अगर टेम्परेचर लो हो वो इंक्रीज कर दे, ये भी नेगेटिव है।
तो ये सब कुछ आज सिर्फ बेसिक कंसेप्ट था होम्योस्टैसिस का। तो इंशाल्लाह अगला नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।